इसको समाप्त किया जाए। कई सारे सेक्शन हमने कर लिए हैं और पढ़ने का तरीका थोड़ा नया रखा मैंने। गवर्नर जनरल जो मैंने पढ़ाया आपको पूरा 360 डिग्री अप्रोच के साथ पढ़ाया है, यानी उनके समय में जो जो घटनाएं घटी थी उन सबको क्लियर किया है हमने। पार्ट बाय सेक्शन बाय सेक्शन कंप्लीट करते चल रहा हूं मैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है क्रांतिकारी आंदोलन। और यह क्रांतिकारी आंदोलन में से एक या दो क्वेश्चन आपका अमूमन किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी में तो खास करके पूछा ही जाता है। तो आप इस यूनिट को न सिर्फ पढ़िएगा बल्कि इसका जो एमसीक्यू करवाऊंगा उसको भी अच्छे से सहेज के करते चलिएगा। एक बात और, कई सारे सेक्शन है जिसका अभी तक आपका क्लास टेस्ट नहीं हुआ है, वो भी आपको जैसे ही आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होगा डे बाई डे टेस्ट चलेगा आधुनिक भारत के इतिहास का, तो उसके लिए आपको फिक्रमंद रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। क्रांतिकारी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? पहला शब्द तो मेरे ख्याल से आपको ये जानना चाहिए, क्रांतिकारी मूवमेंट जब शुरू हुआ या जब चल रहा है तो हमारे सामने जो वास्तविकता है वो यही है कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और यह है आखिर क्या। तो क्रांति, देखिए कुछ शब्द हैं जिससे आपको दो चार होना चाहिए। दो चार शब्दों में, एक मिनट, दो चार शब्दों में पहला शब्द जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है क्रांति से पहले आंदोलन। आंदोलन क्या होता है? तो आंदोलन किसी विशिष्ट विचारधारा से प्रेरित होकर अपनी मांगों को रखना, प्रयास करना आंदोलन कहलाता है। यह एक विशिष्ट विचारधारा के साथ लोगों का सामूहिक जुड़ाव होता है और फिर अपनी मांगों को रखते हैं। इसमें आंदोलन या तो परिवर्तन रोकने के लिए हो सकता है या परिवर्तन लाने के लिए हो सकता है, ये बात समझ लीजिए। जैसे किसान आंदोलन भारत में चला तो ये जो परिवर्तन हुआ उसको रोकने के लिए चला। जैसे सती प्रथा आंदोलन देख लेते हैं, तो वो परिवर्तन हो रहा था, मतलब जो हो रहा था उसको खत्म करने के लिए लड़ा गया। तो आंदोलन इन दोनों रूपों में आप देख सकते हैं। इसी तरह विद्रोह होता है। विद्रोह मतलब होता है अपनी मांग को लेकर जब हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं और अपनी मांग को लेकर मतलब प्रयास जो होता है ना सिर्फ वैधानिक तरीके से बल्कि संघर्ष के द्वारा जब किया जाता है तो वो विद्रोह के स्वरूप ले लेता है। जैसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं, विद्रोह भी कहते हैं कई सारे लोग। अब तीसरा टर्म आता है क्रांति का। क्रांति क्या है? तो क्रांति कुछ और नहीं है बल्कि यह तो ऑटोमेटिक चेंज है। ऑटोमेटिक चेंज है। ऑटोमेटिक चेंज मतलब एकाएक परिवर्तन है, यानी यह संपूर्ण परिवर्तन ला देता है। अगर ये काम होता है तो परिवर्तन संपूर्ण हो जाता है। तो ऑटोमेटिक एकाएक कुछ हो गया, जैसे रूसी क्रांति की बात सुनते होंगे आप, है सुनते हैं ना, 1857 क्रांति की बात सुनते हैं। टोटल चेंज, देखिए ना, सत्ता का ही परिवर्तन हो गया। कंपनी से उठ के सत्ता क्राउन प्रिंसेस के हाथों में चला गया। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, प्रथम दो चरणों में हम इसको देखने वाले हैं, इस क्रांतिकारी आंदोलन को। एक चरण तो 1905 से लेकर कमोबेश 1917 तक चलता है, 15 तक चलता है, कहीं कहीं देखिएगा। दूसरा जो शुरू होता है 1922 से 30 तक, कहीं 1922 से 1942 तक, कहीं कहीं 44 तक, यह अध्याय बनाया जाता है। ठीक है, तो जितना भी क्रांतिकारी मूवमेंट होगा यहां से कमोबेश समाप्त हो जाएगा, आपको उसके लिए दिक्कत लेने का नहीं। अच्छा, क्रांतिकारी आंदोलन आखिर भारत में शुरू क्यों हुआ? ऑटोमेटिक ये चेंज का जो मुहिम था भारत में कैसे शुरू हुआ? तो पहला इसके पीछे कारण था, वो था स्वदेशी आंदोलन का दमन। जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 से, उसका ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस तरह से दमन किया गया, वो मतलब एक भारतीय के रूप में मुझे लगा ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे तो नहीं सब कुछ ठीक होगा। फिर हम आक्रामक हो जाते हैं और टोटल चेंज की बात करते हैं संघर्ष के द्वारा। और ये संघर्ष कैसा रहता है? तो हथियार के साथ रहता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा था जनता के कुशल नेतृत्व देश हमारा नहीं दे पा रहा था। कांग्रेस जो था वो भी असंतोष को नहीं दूर कर पा रहा था भारतीयों के, और ये असंतोष बढ़ता चला जा रहा था और ये चिंगारी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ मूव ऑन होता है, बढ़ता है।
तो पहला कारण जो रहा स्वदेशी आंदोलन का दमन, और दूसरा कारण रहा भारतीय नेता बेहतर नेतृत्व नहीं दे पाए, सफलता नहीं दिला पाए, इसलिए क्रांतिकारी मूवमेंट की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक है, तो इसी की बात हम लोग करेंगे। यह क्रांतिकारी मूवमेंट, जैसा कि आपको इस फिगर के माध्यम से भी पता चल रहा है कि महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब प्रारंभिक रूप से यहां शुरू होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ, 3 जगह यह शुरू होता है। सबसे ज्यादा जो विभत्स है, जो ज्यादा आक्रामक दिखता है, वो बंगाल में दिखता है, लेकिन महाराष्ट्र से इसका शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए, क्रांतिकारी मूवमेंट तक पहुंचने से पहले, क्रांतिकारी आंदोलन तक पहुंचने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस भारत में पहले से यानी 1885 से ही प्रयासरत है कि भारतीयों के उनके अधिकारों से जो वंचित रखा जा रहा है उसको न रखा जाए। और ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी 2 विचारधारा उत्पन्न हो जाता है। एक विचारधारा जिसका नेतृत्व नरमपंथी कर रहे हैं और दूसरा विचारधारा जिसका नेतृत्व गर्मपंथी कर रहे हैं। इंग्लिश में इनको मॉडरेट्स बोला जाता है, इनको एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है। मॉडरेट मतलब मध्यम मार्गी, जैसे महात्मा बुद्ध का था ना कि भैया एकदम इधर ना उधर, बीच का रास्ता। तो ये संवैधानिक तरीके से परिवर्तन चाहते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, शिष्टमंडल मिलने जाता था अंग्रेज अधिकारियों से, और उसके आधार पर ये अपने मांगों को रखते थे और उसकी पूर्ति करवाते थे। इनका विश्वास था कि ब्रिटिश न्यायप्रियता जो है, न्यायपालिका जो है, वो भारतीयों के साथ न्याय करेगा। और इसमें प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सारे प्रमुख नेता थे। यद्यपि दादा भाई नौरोजी का जो प्रभाव था वो मॉडरेट्स में भी था और एक्सट्रीमिस्ट में भी था, इज्जत इनको बहुत मिलता था। ठीक है, अगला गर्मपंथी जो थे, इनका तरीका जो सक्रिय आंदोलन, बहिष्कार, हड़ताल, स्वदेशी, इन सब का डिमांड करते थे। भैया बोलते थे इतना ज्यादा प्रार्थना करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और इसके लिए सक्रिय आंदोलन, बहिष्कार, हड़ताल और स्वदेशी का तरीका अपनाते थे। इसी के साथ साथ 1905 में जो बंगाल विभाजन का जो दंश झेल रहा था और जो जिस तरह से ब्रिटिश द्वारा दमन किया जा रहा था, उसके खिलाफ भी ये थे। बोले ये ब्रिटिश की सही नीति नहीं है, और जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है, बंग भंग आंदोलन को, मतलब मूवमेंट को तोड़ा जा रहा है, वो सही नहीं है। इसके नेता लाल बाल पाल और अरविंद घोषो थे। तो ये 4 नाम महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, अन्य भी नाम है, लेकिन ये 4 नाम महत्वपूर्ण रूप से आपके सामने आता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा जो मूवमेंट है वो है क्रांतिकारी मूवमेंट, रिवोल्यूशनरीज। ये क्या है? तो यहां तक जहां वैचारिकता के आधार पर बात हो रहा था, यहाँ जो विरोध के आधार पर बात हो रहा था, यहाँ शस्त्र के आधार पर बात हो रहा था। ये सशस्त्र विद्रोह करते हैं, हिंसात्मक आंदोलन करते हैं, बदनाम अधिकारियों की हत्या करते हैं और ब्रिटिशर्स में खौफ लाना चाहते हैं। कहते भैया आप अगर भारतीयों को कष्ट पहुंचाएगा, शोषण कीजिएगा, तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको मार दिया जाएगा। और यही काम करते थे, ब्रिटिश अधिकारियों को एक तरह से डरा के रखे थे पूरा। तो ये बोला जा रहा है देश के लिए जान देना और लेना, और खून के बदले खून का जो सिद्धांत है वही था क्रांतिकारी मूवमेंट का मूल क्रक्स, कि भैया आप अगर हमारी हत्या किए हैं, यानी भारतीयों की हत्या की है, तो आपकी भी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के स्थगन के बाद यह मूवमेंट बहुत तेजी से भारत में वायरल हुआ, और यही आप देखते हैं 1907 से 1917 तक या 15 तक आपको सुनाई और दिखाई देता है क्रांतिकारी मूवमेंट जो भारत में चला। तो हम लोग कड़ी बाई कड़ी देखते चले जा रहे हैं कि भारत में आखिर क्रांतिकारी मूवमेंट क्यों आगे बढ़ा। क्योंकि नरमपंथी फेल हुए, कहीं ना कहीं गर्मपंथियों का प्रभाव या नेतृत्व कौशल भी इस तरह का नहीं रहा जो सेटिस्फाइड कर पाए भारतीयों को। तब यहां से सशस्त्र आंदोलन का नींव पड़ता है, जिसको हम लोग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हालांकि ऐप पर ही आपका चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रथम चरण। जैसा कि मैंने बोला, यह क्रांतिकारी मूवमेंट 2 चरणों में हम लोग देखेंगे। पहला चरण 1905 से 1915, दूसरा चरण जो है 1924 से 1946। मैंने बोला 1924 से 1930 तक भी कई सारे लोग कहते हैं। तो ये बांटने का तरीका है, जैसे भी आप बांटे। ठीक है, तो
मैंने बोला कि यह जो प्रथम चरण जो शुरू हुआ वह महाराष्ट्र से शुरू हुआ, बंगाल में विभत्स रूप में रहा, पंजाब में भी कुछ दिखाई देता है, विदेशों में भी कुछ ऐसे तरीके हैं क्रांतिकारी मूवमेंट के जो दिखाई देते हैं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे एकदम पूरे जोर शोर से। ठीक, बस आपको ये पढ़ना है और इसको क्लिक आउट करना है, जब क्वेश्चन बनाना होगा तब याद रखिएगा। ठीक, आते हैं क्रांति का जन्म स्थान जो बोला जाता है, जो प्रारंभिक गतिविधियां भारत में शुरू की गई वो महाराष्ट्र में ज्यादा दिखता है। कैसे दिखता है वो अभी आपको नीचे दिखाऊंगा। बंगाल में यह जो क्रांति है ये विभत्स रूप में दिखता है, ये बहुत आगे निकल जाता है, सर्वाधिक घटनाएं यहीं घटती हैं और क्रांति का सबसे बड़ा गढ़ ही बन जाता है। फिर पंजाब और विदेश में जैसे लंदन अमेरिका में भी ये क्रांतिकारी मूवमेंट का कुछ अंश दिखाई देता है। और ये भी बाद में जाकर देखिए किस तरह लंदन से भी हथियार भारत भेजे जाते हैं और उसका प्रयोग ब्रिटिशर्स की हत्या में भी किया जाता है। तो ये भी हम लोग देखने और समझने वाले हैं। तो ये कहा जाता है कि यद्यपि संगठन चरण 1905 से माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसके पहले भी शुरू हो गया था। तो प्रारंभ जो महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि आपको पता है तिलक वहीं से बिलोंग करते थे, तो वो प्रभाव आपको भारत में आगे आने वाले क्रांतिकारी मूवमेंट में दिखाई देता है, इसलिए हम लोग महाराष्ट्र को भी इसमें शामिल करके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। यह है प्रथम सशस्त्र आंदोलन, जिसको रामौसी आंदोलन कहते हैं, 1879। एकदम टिकआउट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बोला महाराष्ट्र से क्रांतिकारी घटनाओं का शुरुआत होता है, उसी में से पहला क्रांतिकारी घटना आप जो देख रहे हैं वो रामौसी आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के थे और इन्होंने फड़के आंदोलन भी चलाया है भारत में। इसके अलावा रामौसी समुदाय जो महाराष्ट्र का है, किसानों का समुदाय है रामौसी समुदाय, और किसानों के शोषण से मतलब ये त्राहिमाम हो गए और उन्होंने ये बड़ा फैसला उठाया। ठीक है, किसानों की समस्याओं को लेकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था। यहाँ वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा और उनको मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध वकील उनके तरफ से जो है लड़ते हैं वो है गणेश शंकर वासुदेव। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फड़के का केस किस वकील ने लड़ा है, तो वो वकील है गणेश शंकर वासुदेव जोशी। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यह है रामौसी आंदोलन जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ और ये आंदोलन का प्रथम स्वरूप आप कह सकते हैं, क्योंकि अगला स्वरूप भी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा और उस आंदोलन को हम लोग कहते हैं व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल, अरे व्यायाम मंडल क्या है तो समझिए हम लोग सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करने जाते हैं ना, हिस्ट पुष्ट रहिए, अंग्रेजों से लड़ने में खूब मदद मिलेगा, कुछ इसी तरह का यहाँ आप समझ सकते हैं। यह भी मूवमेंट जो है महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है। कहते हैं इसके संस्थापक जो हैं चापेकर बंधु हैं, बाल कृष्ण हरि हैं, दामोदर हरि हैं, वासुदेव चापेकर है। तो व्यायाम मंडल जो महाराष्ट्र का प्रथम क्रांतिकारी संगठन के नाम से भी जाना जाता है कि व्यायाम मंडल कौन है, तो प्रथम क्रांतिकारी संगठन है ये। इस जहां कहां कार्य करता है तो महाराष्ट्र के पुणे में बहुत ज्यादा सक्रिय है। इसमें युवाओं को हितपुष्ट बनाया जाता है ताकि अंग्रेजों के विरोध करने में इनकी भूमिका निखर सके। ठीक है, तो कहता व्यायामशाला की आड़ में नवयुवकों को कुश्ती, लाठी, शस्त्र, गुप्त प्रशिक्षण दिया जाता था। शारीरिक और मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार किया जाता था मुख्यतः। और इस तरह इस क्रांतिकारी मूवमेंट को महाराष्ट्र में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। तो पहला हमने देखा रामौसी आंदोलन, दूसरा हमने देखा व्यायाम संगठन जो महाराष्ट्र का प्रथम क्रांतिकारी संगठन भी है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब आते हैं आगे। प्रथम राजनीतिक हत्या होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्रांतिकारी मूवमेंट का एक सिंपल सा लक्ष्य था, भैया आप हमारा शोषण करेंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जो भी ऐसे अंग्रेज अधिकारी जो भारतीयों का शोषण करते हुए या फिर पता चलता था कि ये भारतीयों का शोषण किए हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती थी, इससे अंग्रेजों में डर बैठे। ये मूल उद्देश्य था। अब एक बात बताता हूं मैं, इसको आप एक मानवीय मूल्यों के आधार पर समझिएगा। हालांकि आज तो मानवीय मूल्य दिखता ही नहीं है। अमेरिका जो बहुत ज्यादा ही मानवतावाद का मतलब पोषक माना जाता था, आज देखिए स्थिति क्या है। अमेरिका ही मानवीय मूल्यों का सबसे ज्यादा हत्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं। और
प्रथम राजनीतिक हत्या कौन सा है? तो ये मैटर जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से, वहां प्लेग फैलता है। प्लेग समिति के अध्यक्ष हैं रैंड और उनके सहायक हैं आयस्ट। इन लोगों को जिम्मा मिलता है कि भैया देखिए कि क्या हुआ है, प्लेग से कितने लोग प्रभावित हैं, हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में लोग मरे थे। लेकिन इन पर एक आरोप लगता है कि ये जब जाते हैं जांच करने प्लेग का, तो भारतीय महिलाओं के साथ अश्लीलता भरा व्यवहार करते हैं। जो भारतीय जिंदा बचे हुए थे वो ब्रिटिश सस के इस बिहेव से और उनकी स्थिति खराब होती जाती है। तब तिलक ने अपने मराठा में लिखा था कि अंग्रेजों से ज्यादा दयालु तो ये प्लेग है, कम से कम वो कुछ भारतीयों को तो छोड़ कर गया है, तो किसी को छोड़ ही नहीं रहे हैं। और यही आगे जाकर रैंड और आयस्ट की हत्या का कारण बनता है। तिलक ने एक बात कहा और उसी बात के आधार पर यहाँ पर बात मैं कह रहा हूं कि देखिए तिलक महाराष्ट्र में काफी ज्यादा सक्रिय हैं और ये सक्रियता दिखता भी है। जब रैंड और आयस्ट यही जांच के दौरान ब्रिटिश कर्मियों द्वारा घरों में महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया, महारानी विक्टोरिया के महोत्सव के दौरान भी चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण चापेकर द्वारा रैंड और आयस्ट की हत्या की गई। दामोदर ने विक्टोरिया के पुतले पर भी कालिख पोता था। और जब ये हत्या की जाती है आयस्ट और सैंडर्स का, रैंड और आयस्ट का, सैंडर्स तक पहुंच गया दिमाग देखिए, तो इसको बाल गंगाधर तिलक एक ऐतिहासिक घटना से जोड़ देते हैं और यही कारण बनता है कि उनको न्यायपालिका द्वारा दंड दिया जाता है कि भाई आप क्रांतिकारी मूवमेंट को बढ़ाते हैं, आग में घी का काम करते हैं। और ये क्या था, तो इन्होंने बोला कि भैया रैंड और आयस्ट की जो हत्या की गई है वो तो शिवाजी द्वारा अफजल खान की जो हत्या की गई थी उससे उन्होंने जोड़कर दिखा दिया। अब न्यायपालिका ने बोला भैया आप तो बड़ा छुपा रुस्तम है, आप तो आग लगा देते हैं। 8 माह की सजा तिलक को यहाँ पर दिया गया। ठीक है, खैर द्रविड़ बंधुओं गणेश शंकर और रामचंद्रन ने जो रैंड और आयस्ट की हत्या होती है उसमें मुखबिरी का काम जो किया था वो द्रविड़ बंधुओं ने किया था, जिनका नाम है गणेश शंकर और रामचंद्रन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करते चलिएगा, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दामोदर और बालकृष्ण हरि को फांसी दे दिया गया इसी के बाद, और बाद में बयान मंडल के सदस्यों को गद्दार द्रविड़ बंधुओं की भी हत्या कर दी। तो द्रविड़ बंधु जो मुखबिरी किए थे कि भैया कौन कौन इसमें संलिप्त है, इनका हत्या भी कर दिया जाता है। ठीक है, बयान मंडल द्वारा। तो इस तरह खत्म होता है प्रथम राजनीतिक हत्या रैंड और आयस्ट का। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी समझ में आ गया। चलिए, ये घटना है 1897 का। कब का है? 1897 का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं कि कैसे कैसे इस क्रांतिकारी मूवमेंट को वैचारिकता की धरातल पर सहयोग मिलता है तिलक द्वारा। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी मूवमेंट का जन्मभूमि भी है वह तिलक की कुछ नीतियों के कारण कहीं ना कहीं एकजुट हो रहा है धार्मिक आधार पर। और उसका उन्होंने कैसे ये काम किया, तो उन्होंने गणेश महोत्सव का आयोजन करवाया 1893 में तिलक ने, शिवाजी महोत्सव का आयोजन कराया 1895 में। इसका उद्देश्य था कि एक विशेष संप्रदाय को संगठित करना। यद्यपि इसी कारण से इसमें मुस्लिमों की भूमिका क्रांतिकारी मूवमेंट में कम आप देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। है केसरी जो मराठी में लिखा जाता था, मराठा जो अंग्रेजी में लिखा जाता था, में उग्र लेख लिखा गया कि भैया ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मतलब भड़काने का काम किया गया, जैसा कि पीछे मैंने बताया आपको। शिवाजी महोत्सव में शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या को सद उद्देश्य बताकर उचित ठहराया गया कि भैया शिवाजी जी ने आत्मरक्षा में अपने राज्य की रक्षा के लिए उनकी हत्या किया, ये तो सही बात है। और कहीं ना कहीं इस चेतना के आधार पर यह एक कम्युनिटी को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और वो हुआ भी। इससे देखिए महाराष्ट्र क्रांतिकारी मूवमेंट का जन्मभूमि बना। आगे परिणाम रहा कि अंग्रेजों ने चापेकर बंधुओं की हत्या का वैचारिक दोष तिलक पर ही लगाया और सॉरी 8 माह बोला था मैंने, 8 माह बोला, सॉरी 18 माह उनको जेल भी रहना पड़ा। ठीक है, जेल से लौटकर वो निर्विवाद राष्ट्रीय नायक बने और जनता ने उन्हें लोक कमाने की उपाधि दी। तो किस घटना से प्रेरित होकर लोक कमाने का उपाधि उनको दिया गया, तो ये है यही घटना चापेकर बंधुओं के संबंध में, जिन्होंने शिवाजी का अफजल खान की हत्या से जोड़कर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, इस तरह का बात करना मतलब जिगरा होना चाहिए था।
जो तिलक के पास ऑलरेडी था। तो लोकमान्य की उपाधि हमको इसी संदर्भ में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सावरकर बंधु मित्र मेला से अभिनव भारत तक पहुंचे। मित्र मेला का जो निर्माण किया गया 1899 में, इसका फॉर्मेशन किया गया। संस्थापक थे बीडी विनायक दामोदर, गणेश और नारायण सावरकर। इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था मित्र मेला का। ये भी महाराष्ट्र में स्टैब्लिश हुआ, महाराष्ट्र के नासिक में ही इसको गठित किया गया और देशभक्त युवाओं को यह जोड़ने का काम करता था, इस समूह में लाने का प्रयास किया जाता था मित्र मेला में। कब की घटना है? 1899 घटना है। फिर इसी को और व्यवस्थित करते हुए, अपग्रेड करते हुए 1904 में अभिनव भारत समिति का गठन किया गया, यंग इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया। किससे यह इसका फॉर्मेशन हुआ? मित्र मेला से, जो 1899 बना था उसी को अपग्रेड करके 1904 में अभिनव भारत समिति यंग इंडिया सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एक अत्यंत गुप्त क्रांतिकारी संस्था था यह, और युवाओं को लीडर बनाता था, अस्त्र प्रशिक्षण देता था और क्रांतिकारी मूवमेंट से जोड़ने का प्रयास किया जाता था। यहीं पर राष्ट्रवादी चेतना जो है आपको बहुत ज्यादा प्रबल दिखाई देता है। खैर, इटली के क्रांतिकारी मैगनी की संस्था तरुण इटली से प्रेरित होकर जिस संस्था का निर्माण हुआ था वो अभिनव भारत समिति था। ये पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो ये इटली की किस क्रांतिकारी संगठन से प्रेरित था? अरुण इटली से। बीडी सावरकर ने मैगनी की जीवनी भी लिखा था और वहीं से उन्होंने अभिनव भारत समिति के स्वरूप को भी देखा था, जो किसमें बसता था? तरुण इटली में बसता था। तो ये सारी बातें हैं जो मित्र मेला से कहां तक पहुंच गया? अभिनव भारत समिति तक पहुंच गया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में तो ये घटनाएं हो ही रही थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्रांतिकारी मूवमेंट का स्वरूप दिख रहा था और कहीं ना कहीं लंदन और अमेरिका के द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया जा रहा था कि जो मूवमेंट है वो रीजनल नहीं है, वो नेशनल नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल है। वो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय है। और यही बात यहाँ पर दिखाई देता है। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल लीग और इंडिया हाउस का एस्टेब्लिशमेंट किया और यहीं पर भारतीय छात्रों के लिए हॉस्टल की भी स्थापना की गई और यहां से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय व राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर क्रांतिकारी मूवमेंट को चलाने का प्रयास किया गया। तो ये लंदन में इंडिया होम रूल लीग और इंडिया हाउस की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गुप्त रूप से किताबों में छिपाकर भारत यानी अभिनव भारत को के हथियार भेजा जाता था इंग्लैंड से। अभी मैंने बोला कि भारत में जो हत्याएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं तार जो जुड़ता है वह इंग्लैंड से भी जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है? तो यहीं से जुड़ता है। जो गुप्त रूप से या इंडियन होम रूल लीग है और इंडिया हाउस से किताबों के बीच हथियारों को भेजा जाता था। अब यहीं से घटना घटता है, यही है इंडिया हाउस जो मैंने यहाँ पर इस पिक्चर के रूप में दिखाया है। यह विदेशी क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया और इसके प्रमुख सदस्य जो थे लाला हरदयाल थे, अजीत सिंह थे, मदन लाल ढींगरा थे। आगे ये नाम बहुत ज्यादा सुनिएगा भी आप। 1906 की घटना है कि बीडी सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन पहुंचे थे। तिलक के प्रयासों से इनको स्कॉलरशिप मिला था और कहीं ना भी कहीं बीडी सावरकर इससे प्रेरित हुए। क्रांतिकारी मूवमेंट का जो स्वरूप निर्धारित करने में बीडी सावरकर का जो भूमिका भी दिखाई देता है आगे जाके, वो कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित दिखाई देता है। तो यह मूवमेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका था और इसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो किताबों में अभिनव भारत समिति को हथियार भेजे गए, पिस्तौल भेजे गए और इसका प्रयोग भारत में हत्याओं के संदर्भ में हुआ। और अभी थोड़ा सा रुक जाइए, वो कौन सी हत्या हुई जिसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं वो आगे आपको सुनाई और दिखाई देगा। वही वैचारिक क्रांति का एक ग्रंथ जो था, ये भारत का स्वतंत्रता समर 1857
ये भी आ गया, जिसकी रचना बीडी सावरकर लंदन के इंडिया हाउस में इन्होंने किया था। और मूल रूप से यह जो किताब लिखा गया वो मराठी में लिखा गया। अब देखिए कैसे क्रांतिकारी मूवमेंट हथियारों से नहीं बल्कि किताबों के द्वारा भी अपने विचार को प्रशस्त करने में लगा हुआ है, विचार को फैलाने में लगा हुआ है। और यह पहली पुस्तक है जिसने 1857 के विद्रोह को मात्र सिपाही विद्रोह न मानकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया है। तो यह है 1857 का महासमर करके जो पुस्तक है उसकी बात हो रही है। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो घोषित किया गया वो इसी पुस्तक के द्वारा किया गया, जिसकी रचना मूल रूप से बीडी सावरकर लंदन के इंडिया हाउस में करते हैं। ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यह इतनी खतरनाक पुस्तक माना गया कि इसको तुरंत बैन लगाया गया, लेकिन चोरी चुपके बाद में जाकर इसको हॉलैंड में गुप्त रूप से इसको छापा गया। तो ये पुस्तक कितना खतरनाक है, ब्रिटिशर्स लोग इस पुस्तक को छपने ही नहीं दिए। तो ये था बीडी सावरकर का थोड़ा वैचारिक जो धरातल पर विश्वास था वो थोड़ा ज्यादा मतलब प्रोग्रेसिव नहीं माना गया अंग्रेजों के द्वारा। बोला गया ये तो बहुत कट्टर विचारधारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन में रक्तपात की कर्जन बाइली की हत्या की गई 1909 में। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, क्रांतिकारी मूवमेंट के दौरान यह देखा जा रहा था कि अंग्रेज अधिकारी जो भी भारतीयों का शोषण किए हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। खून के बदले खून का जो सिद्धांत था ये लेकर चल रहे थे, है ना। तो ये कहा जा रहा है कर्जन बाइली पहचान भारत सचिव का अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, और यह छात्रों की सभा बनाकर इंडिया हाउस के क्रांतिकारियों की गुप्त जासूसी कराता था। और इस तरह इंडिया हाउस में क्या चल रहा है ये बाहर लाने में का यह भूमिका निभा रहा था। और इसी को लेकर गुस्सा भी था कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसे तो पूरा इंडिया हाउस और जो भी छात्र क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी वो सब भांडाफोड़ हो जाता और इससे इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। तो ये था कर्जन बाइली की हत्या का काम। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा बीडी सावरकर के नेतृत्व में लंदन में बाइली को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और ये घटना कब का है? 1 जुलाई 1909 का है। डेट आप याद रखेंगे। ये बाइली कौन है? तो भारत सचिव के अंगरक्षक हैं। जैसे मंत्री होते हैं ना अभी कानून मंत्री, कृषि मंत्री, वैसे ही भारत सचिव होते थे, उन्हीं का साथ ये रहते थे बाइली। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? तो मदन लाल ढींगरा को 16 अगस्त 1909 को फांसी की सजा दी गई। ब्रिटेन की धरती पर किसी भारतीय द्वारा पहली राजनीतिक हत्या जो थी, भारत में तो राजनीतिक हत्या रैंड और आइस्ट के रूप में देख चुके हैं। भारत के बाहर जो पहली राजनीतिक हत्या होती है वो कर्जन बाइली का ही होता है। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, इसके लिए मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक और कांड है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, नासिक षड्यंत्र केस। इसको समझ लीजिए। नासिक षड्यंत्र को जो 1909 में हुआ, कहते हैं लंदन से हथियार भेजा गया किताबों के बीच रखकर। बीडी सावरकर ने लंदन से 20 ब्राउनिंग पिस्तौल और कारतूस इंडिया हाउस के रसोई चतुर्भुज अमीन के माध्यम से भारत भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा फैक्ट। किसके माध्यम से भेजा गया हथियार? चतुर्भुज अमीन के माध्यम से भारत भेजा गया। नासिक में मिस्टर जैक्सन जो जज थे, अब इस परिस्थिति को समझिए, मिस्टर जैक्सन की हत्या क्यों की जाती है। मिस्टर जैक्सन की अदालत में गणेश सावरकर, बीडी सावरकर के भाई हैं, पर क्रांतिकारी कविताएं लिखने के जुर्म में मुकदमा चल रहा था। और जैक्सन का जो जज के रूप में जो न्याय देने की प्रवृत्ति थी वो कमोबेश एक तरफा दिखाई दे रहा था। इससे बहुत ज्यादा कुपित थे बीडी सावरकर। तो उन्होंने अभिनव भारत समिति ने बदला लेने का ठाना और लंदन से आई पिस्तौलों से जज जैक्सन की हत्या कर दी गई। और जब जज जैक्सन की हत्या की गई, इंक्वायरी बैठा और ये तार जाके मिला लंदन से, तब तो हड़कंप ही मच गया। और इसी की बात में कह रहा था, कौन था नासिक षड्यंत्र केस है जिसकी बात में कर रहा था, 1909 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आप कहते हैं कि ये जो हत्या हुआ इसी का जांच बैठा। अभिनव भारत के सदस्य लक्ष्मी अनंत कन्हेरे या अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के नाम से जाना जाता है, जैक्सन की हत्या कर दी।
अब ये हत्या किया गया तो बंदूक से किया गया, भारत में तो ऐसा बंदूक मिलता नहीं, आया कहां से ये पिस्तौल। तो लंदन से पिस्तौल का इस्तेमाल सिद्ध हुआ तो भारत में घबराहट हो गया कि भैया ये तो तार यहां से वहां पहुंच गया कैसे, क्योंकि ब्रिटेन की मतलब ब्रिटिश लोगों का राजधानी था लंदन। कहते हैं इसी 37 से अधिक लोगों पर मुकदमा चलाया गया, फांसी की सजा 3 लोगों को दिया गया जैक्सन की हत्या में, लक्ष्मी अनंत कन्हेरे, गोपाल जी कृष्ण कर्वे और विनायक नारायण दास पांडे, तीनों को फांसी की सजा दे दिया गया। पुलिस जांच के तार सीधे लंदन बीडी सावरकर तक पहुंच गए और बीडी सावरकर जो अभी तक परिदृश्य से गायब चल रहे थे, तिलक के मतलब प्रयास से जो स्कॉलरशिप लेकर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी भूमिका अब यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो एक अगला स्टेप है जो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीडी सावरकर को वहां लंदन में गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके कहां लाया जाएगा? भारत। तो ये किस जहाज से आए थे? मोरिया जहाज से भारत इनको लाया जा रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, लंदन में गिरफ्तार करके किससे लाया जाता? मोरिया से। फ्रांस के मार्सेले बंदरगाह के पास जब ये बोट रुका, जहाज रुका, तो ये समुद्र में छलांग लगा दिए और समुद्र में छलांग लगा दिए तो फ्रांस के जो पुलिस थे उनके द्वारा इनको पकड़ लिया गया। हेग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ब्रिटेन फ्रांस विवाद भी चला, लेकिन बाद में जाकर इनको ब्रिटेन को सौंप दिया गया। 1990 में अंडमान की सिल्वर जेल में काला पानी का आजीवन का कारावास का इनको सजा मिला, बीडी सावरकर सावरकर को, और फिर ये आजीवन कारावास में कहा चले गए? सिल्वर जेल चले गए। 1920 में तिलक और पटेल के प्रयासों से क्षमा याचना पर 1921 में ये रिहा हो गए। प्रयास किया गया, आपको मैंने बताया तिलक के ही प्रयासों से इनको स्कॉलरशिप भी मिला था और यही ये लंदन में पढ़ने भी गए थे और उन्हीं के प्रयासों से 1921 में ये छूटे भी। ठीक है। कहते 3 वर्ष रत्नागिरी जेल में नजरबंद रखा गया, जहां उन्होंने हिंदुत्व नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की और यही हिंदुत्व आजकल खूब चर्चा में रहता है बीडी सावरकर का। जैसा कि मैंने बताया कि क्रांतिकारियों को ब्रिटिश लोग कट्टर समझते थे, अपने विचारों को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरता था और वो कहीं ना कहीं की किताब में कहते हैं लोग, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं कि यह कट्टरता दिखता है हिंदुत्व के स्वरूप को लेकर। ठीक है, खैर। तो प्रथम चरण की समीक्षा हम लोग कर लें तो यह पता चलता है जो अभी तक हमने पढ़ा कि हिंदू धर्म प्रतीकों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे वो शिवाजी का महोत्सव हो, वेद पुराण गीत, भवानी मंदिर, गणेश उत्सव, इन सब पर निर्भरता बढ़ता है। यद्यपि यहाँ सारा जो क्रांतिकारी मूवमेंट है मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम इससे दूर है। आनंद मठ और भवानी मंदिर जैसे पुस्तकों ने साधु संन्यासियों की गुप्त सेनाओं की कल्पना को बढ़ावा दिया, जिससे आंदोलन में जन सामान्य से कटकर एक गुप्त रूप से गुप्त समिति की तरह यह काम करता है। इसको अवनम्र भारत के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और अब फिर से आते हैं यहाँ पर। हमने देखा 1897 में प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी जाती है चापेकर बंधुओं द्वारा। ठीक है। पंजाब में अच्छा, ये कामा घाटू प्रकरण जो है वो बाद में देखेंगे। गदर पार्टी का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। उसी तरह अनुशीलन समिति का भी एस्टेब्लिशमेंट होता है, 2 अनुशीलन समिति बनता है। यद्यपि हम एक ही बात करेंगे, अगर पता होगा तो ठीक है। ढाका में 1902 में भी अनुशीलन समिति का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। बात कर रहे हैं 1907 में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया और यही बाद में जाकर युगांतर पत्रिका भी निकालते हैं, तो ये भी चर्चा का विषय रहा है। साथ ही हमने देखा कि अपने भारत से बीडी सावरकर के तार जुड़ते हैं, बीडी सावरकर को भी भारत लाया जाता है, भारत लाके उनको सजा दी जाती है, फिर 1921 में उनको छुड़ा लिया जाता है। अभी तक कितना देखा हमने। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण का उदय क्यों हुआ? तो मैंने आपको बताया कि एक तो बंगाल विभाजन का जो दंश था वो था ही, उसके अलावा एक कुशल नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था भारत में, तो ऐसे में क्रांतिकारी मूवमेंट का जन्म हुआ। ठीक है। खून के बदले खून की विचारधारा का जो जन्म होता है, वहीं से सशस्त्र आंदोलन शुरू हो जाता है, जो क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में दिखाई और सुनाई देता है। अब आप क्रांतिकारी मूवमेंट को गुप्त समितियों की कार्य प्रणाली को समझिए, कार्य कैसे करते थे। तो पहले ये भारतीय करते थे,
व्यायामशाला के रूप में आप देखें, अपने महाराष्ट्र में यहाँ आंदोलन भी देखा। युवाओं को शारीरिक और अस्त्र का प्रशिक्षण देते थे पहला, फिर धन और हथियार इकट्ठा करते थे, इसके लिए चंदा करते थे, डकैती करते थे, विदेशों से बम बनवाने की तकनीक सीखते थे। तो दूसरा तो ये, तीसरा एक्शन, जब ये सीख लिए बम बनाना तो फिर बदनाम अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी करने लगे, जो हमने रैंड और आयस्ट के रूप में भी देखा, बाइली के रूप में भी देखा, हमने जब जैक्सन के रूप में भी देखा। ठीक है, उसके बाद प्रेस और साहित्य का सहारा लेते थे जागरूकता और देशभक्ति को जगाने के उद्देश्य से। तो इस तरह क्रांतिकारी मूवमेंट हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ वैचारिक इंजन। वैचारिक इंजन मतलब जिसके सहारे ये आंदोलन, ये क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहा है, उसी में हम लोग बात करते हैं पुस्तकों की और पत्रिकाओं की। इनकी भी भूमिका काफी ज्यादा है। जैसे आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी जो 1882 में लिखे थे, वंदे मातरम का स्रोत भी यही है, और ये भी कहीं ना कहीं भारतीयों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा। भवानी मंदिर जिसको अरविंद घोष ने लिखा था, मंदिर में गुप्त सैन्य प्रशिक्षण की कल्पना भवानी मंदिर में किया गया था। ये पुस्तक में लिखा किसने था? तो अरविंद घोष ने लिखा था। अगला मुक्ति कौन पाथे युगांतर लेखों का संग्रहण है, और ये युगांतर का प्रकाशन होता था, उसी को संग्रहित किया था, क्रांति के तरीकों का संकलन किया गया था मुक्ति कौन पाथे में। इसके अलावा अनहैप्पी इंडिया जो लाला लाजपत राय ने लिखा था, वो भी क्रांतिकारी मूवमेंट को बढ़ा रहा था। तो पुस्तकों के माध्यम से कैसे चीजें बढ़ रहा था वो देखा हमने। फिर कुछ पत्रिकाएं थी, जैसे युगांतर का नाम मैंने पहले भी लिया, भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र घोष के माध्यम से। बरिंद्र घोष का भवानी मंदिर से भी जुड़ाव होता है। ठीक है, संध्या की रचना ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा किया गया, और इसी के साथ वंदे मातरम अरविंद घोष के नारों से अलग जो था वो भी पत्रिका जो था वो वंदे मातरम के माध्यम से दिखता है। केसरी और मराठा की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक इसके द्वारा अपने क्रांतिकारी विचारों को कहीं ना कहीं प्रेषित करने में लगे हुए थे, मोटिवेट कर रहे थे युवाओं को, जो आपने उस हत्या के परिप्रेक्ष्य में भी देखा था। तो इस तरह इंजन का काम पुस्तकें और ये पत्रिकाएं अपने स्तर पर कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि किस तरह यह आंदोलन प्रारंभिक रूप से महाराष्ट्र से शुरू होता है, फिर ये बंगाल तक जाता है, और कहीं कहीं पंजाब भी इसके जद में आ जाता है। ठीक है, तो व्यायाम मंडल के माध्यम से, मित्र मेला के माध्यम से, अभिनव भारत के माध्यम से, इस तरह गदर के लिए पंजाब में पड़ा, और हार्डी ममकान जो होता है 1912 में दिल्ली में होता है, और ये घटना बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो बंगाल में होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग अभी तक देखने में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों का मूल उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और क्रांतिकारी आंदोलन को अभी तक समूल रूप से नाश नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया है अंग्रेजों द्वारा। तो एक्टिविटी तो चलते रहेगा। तो यही आप यहाँ देखिए, महाराष्ट्र की क्रांति की शुरुआत हुई तो मैंने आपको बताया कि 1896 में व्यायाम मंडल का गठन हुआ चापेकर बंधुओं द्वारा, और रैंड और आयस्ट की हत्या करवा दी गई। 1809 में मित्र मेला बना, बीडी सावरकर ने बनाया, 200 युवाओं की गुप्त समिति बना, और यही मित्र मेला जो है आगे जाकर अभिनव भारत में तब्दील होता है, और मित्र मेला का एक बड़े गुप्त संगठन के रूप में विस्तार कर दिया जाता है अभिनव भारत के रूप में। ये भी हमने देख लिया। देखिए, रिवीजन आपका जब प्रॉपर हो जाता है तो पढ़ने में मजा आता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया अभी तक। फिर हमने देखा कि बंगाल में भी संस्थाओं का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी में हमने देखा कि अनुशीलन समिति, जिसकी गठन बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था, और क्रांतिकारियों का तो अपना ही एक फिलॉसफी था कि खून के बदले खून ही मांगा जाएगा। तो अनुशीलन समिति को भी हम लोग क्रांतिकारी मूवमेंट के एक भाग के रूप में देखते हैं। व्यायामशाला का गठन किया गया, वो व्यायामशाला महाराष्ट्र में अलग है, ये अलग है। मिदनापुर के कलकत्ता में पुलिंदास द्वारा प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बासु द्वारा स्थापित किया गया। ये भी युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरित करके भर्ती करने का काम कर रही थी व्यायामशाला। संजीवनी सभा का भी गठन किया गया राज नारायण बासु द्वारा। प्रथम गुप्त सभा जो था वो संजीवनी सभा ही था, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। और
युगांतर पार्टी अरविंद घोष की सलाह पर गठित किया गया युगांतर पार्टी भी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था। तो ये सारा बात अनुशीलन समिति, व्यायामशाला, संजीवनी सभा और युगांतर पार्टी, ये सारी घटनाएं हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? तो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। यहाँ सिस्टर निवेदिता का भी नाम लेना बहुत जरूरी है। अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य का नाम जो है वो है सिस्टर निवेदिता। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मुजफ्फरपुर कांड, जिसको 1908 में किया गया। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, आप जज जैक्सन की हत्या को पहले ही देख चुके हैं। यहीं पर ये जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र है यह किंग्सफोर्ड से जुड़ा हुआ है। ये भी एक बदनाम ही जज है, इनके भी हत्या का, खून के बदले खून का प्रोग्राम बनाया जाता है। कलकत्ता से मुजफ्फरपुर आ रहे थे और क्रांतिकारी जो थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस घात लगाकर बैठे हुए थे कि भैया आज तो आपका खात्मा ही हो जाएगा, ठीक है। बागी पर बम तो फेंका गया लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया जिनको मारना था। और कैनेडी जो भारतीयों के एक तरह से मददगार कहे जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कैनेडी भारतीयों से प्रभावित भी थे, उन्हीं की पत्नी और बेटी इस बम कांड में मारी गई। तो ये बहुत घातक रहा और भारतीयों को ये बहुत मतलब क्रांतिकारी मूवमेंट को कहीं ना कहीं रोल बैक करने में ये कांड भी बहुत बड़ा मैटर रखता है। कहते हैं इसी का परिणाम रहा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिया गया लगभग 19 वर्ष की अवस्था में। प्रथम युवा शहीद थे खुदीराम बोस, सबसे युवा शहीद थे। प्रफुल्ल चाकी ने दरोगा नंदलाल द्वारा पहचाने जाने पर स्वयं को गोली मार ली। तो इस तरह जो इस घटना से जुड़े हुए थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, दोनों का हश्र आपने यहाँ पर देख लिया। प्रफुल्ल चाकी खुद को मार लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुजफ्फरपुर में उनको फांसी दे दिया जाता है। तो ये था मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड भी कहा जाता है, ठीक है। आगे है अगला जो कांड है वो है 1908 में अलीपुरिया मनिकतला षड्यंत्र। अब इसको भी समझ लीजिए कि मनिकतला में बम बनाने का, अब आपको मैंने बताया कि लंदन में जाकर लोग, विदेशों से लोग बम बनाने का तरीका सीख कर आते थे। तो मनिकतला में बम बनाने का कारखाना था। हेमचंद्र कर्णगो पेरिस से रूसी प्रवासी से ट्रेनिंग लेकर भारत आए ही थे, और जब ट्रेनिंग लेकर आए तो उनको भी लगाया गया भैया क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए असलाह चाहिए, हथियार चाहिए, तो बनाइए। लापरवाही से कारखाना पकड़ा गया, और ये लापरवाही इसलिए भी रखा गया क्योंकि उनको लोग को पूरा विश्वास था कि अंग्रेज यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे, और जहां ये लगता है कि वो पहुंच नहीं पाएंगे वहीं से रास्ता खुल जाता है। बरेंद्र घोष, हेमचंद अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस बीच एक गवाह बन जाते हैं, और वो गवाह बनते हैं नरेंद्र गोसाई। चूंकि भारतीय हैं लेकिन अंग्रेजों के मतलब प्रभाव में आकर डर से ये गवाह बन जाते हैं कि हाँ इन्होंने ये काम किया है, मैं मानता हूं, मैं गवाह दूंगा। कन्हैया लाल और सत्येंद्र चाकी ने मिलकर नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी, और इसी कारण से इन दोनों को भी फांसी लटका दिया गया। तो ये था परिणाम में सीआर दास की शानदार बकाला से अरविंद घोष की बरी हो गए, और बरी होकर चले गए पुदुचेरी और वहीं सन्यासी बन गए। इन सबसे विराम ले लिया उन्होंने, और इस तरह से ये जो अलीपुरिया मनिकतला षड्यंत्र केस है वो समाप्त होता है जो 1908 में हुआ। अब अगली जो घटना है उसको देख लीजिए, यह है दिल्ली षड्यंत्र केस जो 1912 में शुरू में ही हम लोग देख रहे थे। अब ये दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, ये थोड़ा फिगर से आपको समझ में आएगा कि 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, राजधानी को बदलकर कलकत्ता से दिल्ली कर दिया जाता है। यद्यपि अंदर खाने विरोध है, लेकिन चूंकि आज्ञा है तो ये कर ही दिया जाता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को चांदनी चौक पर प्रवेश कर रहे होते हैं, क्योंकि दिल्ली ही अब राजधानी है। वहीं पर बम फेंका जाता है, लेकिन हार्डिंग जो है बच जाते हैं। हार्डिंग हाथी से आ रहे होते हैं और ये बम फेंका जाता है, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इसी का इसका योजना जो दिल्ली बम कांड है, षड्यंत्र कैसे, इसका योजना बनाते हैं रास बिहारी बोस। अब भैया देखिए कि सफल नहीं हुआ तो भाग गए जापान, और यही देखिए आजाद हिंद फौज का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसमें इनका नाम आता है। तो योजना का रास बिहारी बोस थे और सचिंद्र नाथ सान्याल थे। यहीं से देखते हैं
कि 13 को गिरफ्तार किया जाता है किंग्सफोर्ड को बम फेंकने के संदर्भ में, जिसमें अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और वसंत कुमार विश्वास अंबाला से, ये सबको सजा, फांसी की सजा दे दी जाती है। कौन कौन है? अमीर चंद है, अवध बिहारी है, बाल मुकुंद है, वसंत कुमार विश्वास है। तो इन सबको फांसी की सजा कब दी जाती है? ये दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली बम कांड में दिया जाता है, जो 1912 की घटना है। किसकी हत्या के लिए जाते हैं? किंग्सफोर्ड का, लेकिन हत्या कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं क्रांतिकारी मूवमेंट भारत में किस तरह चल रहा है। कहते हैं कुछ नोट्स है, कुछ किताब है, उसमें राजस्थानी साहित्य में ठाकुर जोरावर सिंह बराहट का भी उल्लेख है कि किंग्सफोर्ड की हत्या में इनका भी योगदान है, जोरावर सिंह बारहट का है। ये भी आप जान जाइए, क्योंकि कहीं भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको पता ये होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और पंजाब और किसानों का संघर्ष देखते हैं। किसानों की कई समस्याएं हैं, क्योंकि आर्थिक उपार्जन का सबसे बड़ा जो साधन थे वो किसान ही थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो कृषि कानूनों को लेकर, कृषि समस्याओं को लेकर, जो इनसे टैक्स वसूला जा था उसको लेकर वहां किसानों में रोष था। कहते लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा थे सरदार अजीत सिंह, और सूफी अंबा प्रसाद ने इस किसान मूवमेंट में भाग लिया। ठीक है, कहते हैं पत्रिका भारत माता और प्रसिद्ध नारा पल्लवी समाज जट्टा, जो गाना भी बना था वो यहीं पर गाया जाता है, इसी पंजाब संघर्ष में। ठीक है, कहते हैं कि अंजुमन वतन सरदार अजीत सिंह द्वारा यह संगठन भी बनाया गया पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि को चलाने के लिए। वहीं वंदे मातरम बुक एजेंसी द्वारा लालचंद द्वारा क्रांतिकारी पुस्तकों का केंद्र बनाया गया और क्रांतिकारी रचनाओं को यहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 1907 में कड़े ब्रिटिश दमन के बाद प्रमुख नेताओं को देश से निकाल दिया जाता है और इस तरह पंजाब में ये जो आंदोलन चल रहा होता है किसानों का, वो दब जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रहा। भगत सिंह के चाचा हैं सरदार अजीत सिंह, इनका भी रोल रहा, लाला हरदयाल का रोल रहा, लाला लाजपत राय का रोल रहा किसान, पंजाब के किसान आंदोलन पे। तो इस तरह देखते हैं, आप प्रथम चरण का एक अंतिम विश्लेषण देखते हैं कि धार्मिक पूर्वाग्रह था, हिंदू प्रतीकों जैसे देवी पूजन हो गया, देव पूजन हो गया, आनंद मठ के अत्यधिक प्रयोग ने मुस्लिम को आंदोलन से दूर रखा। जन समर्थन का भी अभाव था, क्योंकि कुछ ही वर्ग थे और कुछ लोगों को लगता था कि हम इतना शक्तिशाली हैं, जिससे लगता है ना कि भैया हम तो एकदम एक ही रात में एकदम परिवर्तन कर देंगे सत्ता का। उसी तरह कुछ युवा थे, अगर वो ज्यादा जनता को जोड़ पाते, लोगों को जोड़ पाते तो आंदोलन और ज्यादा सफल होता, लेकिन नहीं जुड़ाव हुआ। नेतृत्व पर निर्भरता ज्यादा था, करिश्माई नेतृत्व को फांसी दे दिया गया, निर्वासन दे दिया गया, या फिर वो कहीं भाग गए, और इस कारण से यह क्रांतिकारी मूवमेंट प्रथम चरण का कमजोर पड़ता चला गया। तो इस तरह हम लोग देखिए प्रथम चरण को आज इसी में आप कुछ और देख लीजिए, कुछ उपलब्धियां भी है, जैसे देशभक्ति का संचार हुआ, ब्रिटिश सत्ता में भय हुआ कि भैया हम मारेंगे तो हमको ही मार दिया जाएगा, खून के बदले खून। और द्वितीय चरण की नींव यहीं से पड़ जाता है, क्योंकि इन्हीं संघर्षों में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हुआ, जब गांधी जी असफल होते हैं तो जो असंतोष है वो असंतोष क्रांतिकारी मूवमेंट में बदल जाता है और हम दूसरे फेज में चले जाते हैं। ठीक है, 1922 के बाद 1924 से ये घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं। तो यहीं से दूसरे फेज का भी रोड मैप तैयार हो गया था। ठीक है, आप सबको एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लें तो 1897 में व्यायाम मंडल, रैंड हत्या, रैंड और राष्ट्र हत्याकांड से जुड़ता है, महाराष्ट्र से है, चापेकर बंधु करते हैं। 1904 में अभिनव भारत महाराष्ट्र में बीडी सावरकर द्वारा, 1907 में अनुशीलन समिति और युगांतर का गठन, बंगाल में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। 1908 में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, बिहार और बंगाल में खुदीराम बोस को फांसी और प्रफुल्ल चाकी खुद अपनी हत्या कर लेते हैं, शहीद हो जाते हैं। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस चलता है, बंगाल में अरविंद घोष बरी हो जाते हैं। आगे दिल्ली बम कांड चलता है, किंग्सफोर्ड की हत्या को लेकर रास बिहारी बोस और अमीरचंद को फांसी दे दिया जाता है। 1907 में किसान आंदोलन पंजाब में चलता है, जिसको अजीत सिंह, लाला हरदयाल ये सब चला रहे होते हैं, लाला लाजपत राय चला रहे होते हैं, और ये फिर आगे हम लोग देखते हैं कि फिर स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो ये था फेज 1,
जिसमें क्रांतिकारी मूवमेंट को हमने समझा। अब अगले क्लास से फेज 2 पर पहुंचेंगे और फेज 2 को समाप्त करने का प्रयास करूंगा मैं। कुछ अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, या फिर नंबर दिया हुआ है उस पर आप बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।